नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद आज असम में शपथ ग्रहण की बारी है। लेकिन केवल असम ही नहीं, पूर्व से लेकर दक्षिण तक सियासी गतिविधियां आज चरम पर दिखाई दे रही हैं। असम में हिमंता दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, तो केरलम में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है। इस पेंच को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं बंगाल में सीएम बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। तमिलनाडु में नई सरकार को लेकर एआईएडीएमके में बगावत हो गई है, तो वेलुमणि षणमुगम के नेतृत्व में एआईएडीएमके के एक गुट ने सीएम विजय को समर्थन देने का फैसला कर दिया है। टीवीके के विधायक जेसीडी रविशंकर को तमिलनाडु विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया। तो खबर उत्तर प्रदेश से भी है। यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद समाजवादी पार्टी ने पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। असम में आज से हिमंता बिस्व शर्मा की दूसरी पारी शुरू होने जा रही है। अब से करीब 40 मिनट बाद हिमंता दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। सुबह 11:40 पर गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिमंता के साथ कुल 4 मंत्री शपथ ले रहे हैं, जिनमें रामेश्वर तेली और अजंता नियोग बीजेपी से हैं, जबकि शपथ लेने वाले बाकी 2 मंत्री बीजेपी के सहयोगी दलों से हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा आज शपथ लेने वाले हैं, तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो भी आज शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रंजीत दास असम विधानसभा के नए स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। शपथ ग्रहण के बाद आज ही असम कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। देखना यह होगा पहली बैठक में कौन कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त गुवाहाटी से ही मौजूद हैं। एक पोस्ट जिसकी खूब चर्चा हो रही है देवेंद्र, 26 से लेकर 31 तक अब जिस रियल पिक्चर की बात हो रही है, वो रियल पिक्चर क्या होने जा रही है? क्या मैसेजिंग है हिमंता की? रियल पिक्चर निश्चित तौर पे वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल के हैं, उस लिहाज से वो मैसेजिंग है। जैसे डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें या फिर वेलफेयर स्कीम को सेचुरेशन पर लेकर कैसे जाना है या फिर घुसपैठ को लेकर अगर कोई कार्रवाई करनी है, इन सारी चीज़ों को इस टर्म में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा डिलीवर कर पाएंगे। इस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि अब सरकार और ज़्यादा ताकत के साथ उस काम को करेगी। आमतौर पर बीजेपी के लोग ये कहते भी हैं कि पहले जब हमें शासन मिलता है तो अब जो गड्ढे रहते हैं साल के दशकों के गड्ढे, उन गड्ढों को हम लोग भरते हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट की जो खूबसूरत तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा पाते हैं। तो इस तरह की मैसेजिंग देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा के हिसाब से बात करें तो जिस प्रकार का अनचैलेंज सिचुएशन है उनके सामने, अपनी पार्टी कोई समस्या नहीं, गठबंधन में कोई समस्या नहीं, अपोजिशन में कोई ताकत नहीं, तो उस लिहाज से अब इस 5 साल में असम के लोगों को निश्चित तौर पर ये उम्मीद रहेगी कि वो डेवलपमेंट के नए नए पैरामीटर्स की जो बात वो कहते रहे उसको पूरा कर रहे हैं। और ये काम इस लिहाज से आसान हो जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर सेम पेज पर हो तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिहाज से बहुत आसानी से काम होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के हिसाब से, पॉलिटिक्स उसमें एक अहम रोल रहता ही है, लेकिन कई बार बहुत सारी तकनीकी पहलू होते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। जैसे कोई प्रोजेक्ट किसी एरिया में लेकर जाना हो और वहां पर अगर सेम पेज वाली सरकार ना हो तो हो सकता है फिर वो ये कहे कि यहाँ नहीं, इसको यहाँ लेकर जाइए। और ऐसे मामले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने देखे होंगे कि बंगाल में कम से कम रेलवे के 12-14 प्रोजेक्ट ऐसे उतर ही नहीं पाए। रेल मंत्रालय ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन ग्राउंड पे नहीं उतरे। तो असम में कम से कम वो सारी समस्या नहीं रहेंगी। मीनाक्षी, बिल्कुल, देखिए, और हिमंता का यही काम है। हिमंता ने पूरे चुनाव को कैसे अपने चेहरे पर पुल किया, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और यही डेवलपमेंट, यही विकास के काम है जिसके कॉम्बिनेशन ने हिमंता को दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया है और लगातार तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अजीत जी, जब बात हिमंता की होती है तो जाहिर बात है उनकी कट्टर हिंदुत्व छवि की बात की जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ ये चर्चा करना नहीं भूलना चाहिए कि हिमंता 2015 में कांग्रेस से बीजेपी में आए तो लगातार मेहनत करते रहे, ग्राउंड पर काम करते रहे, ना सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहे, और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि असम सहित नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां आज एनडीए की सरकार है। देखिए, हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं प्राची की कुछ नेता होते हैं जो महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमको बड़ा पद चाहिए है, और कुछ नेता होते हैं जो उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा उन दूसरी कैटेगरी के नेता हैं जिनकी एक महत्वाकांक्षा थी असम का मुख्यमंत्री बनने की, और उस पद के लिए वो तैयारी भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने लगातार 3 टर्म जो हैट्रिक लगी उसमें लगातार 3 बार तरुण गोगोई को मुख्यमंत्री बनाया, और उसी नाराजगी में
जब उनको लगा कि हमारा हक नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी वो बीजेपी के लिए काम करते रहे और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की तैयारी करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए उनको पर्याप्त मौका दिया। देखिए, एक एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके पैरेलल एक नेडा बनाया गया जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बना, और उसका नेतृत्व दिया गया हेमंत बिस्वा शर्मा को। नेडा को लीड करते रहे, और पिछले 10 साल में हम देखें कि किस तरह से चीजें बदली हैं वहां। देखिए, त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार बिप्लब देव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब वहां देखिए कांग्रेस पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा के लगभग साथ ही आए मानिक साहा मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, दोरजी खांडू बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो मुख्यमंत्री रहे। असमय उनका निधन हुआ, बीच में बहुत सारी गतिविधियां चली। कलिखो पुल का प्रकरण हम लोग जानते हैं, उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन आज पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, दोरजी खांडू के बेटे कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। चाहे नागालैंड में दोनों पार्टियों के मर्जर के बाद तो अब स्थिति बदली है, लेकिन मेघालय में संगमा की पार्टी हो, नेफ्यू रियो की पार्टी हो नागालैंड में, या फिर यहाँ हम लोग मानिक साहा की सरकार देखें, या खुद हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार देखें, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार देखें, सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग गोले की सरकार देखें, हम लोग लगा आप एक हमको लग रहा है सिर्फ मिजोरम आप छोड़ दें वहां, तो वो समूचा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की किटी में है, चाहे वो उसके सहयोगी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तो ये खेल सजाने में, ये जो विसात सजाने में नॉर्थ ईस्ट का, ये एक अपनी जो चतुराई है उनकी, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य उनको कहिए, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने किया इस मामले को, साम दाम दंड भेद, जो उपाय आजमा सकते हैं वो उपाय आजमाए गए और उन्होंने किया। मणिपुर को हम लोग भूल गए, मणिपुर में भी तो बीजेपी की सरकार है, एन बीरेन सिंह वहां नेता थे, अब खेमचंद सिंह वहां मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो किया, अपने राज्य में विकास का काम करना, अपने राज्य में जो जातीय सामाजिक समीकरण साधना, अलायंस पार्टनर को साथ लेकर के चलना, और फिर समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा मजबूत आधार बनाना जैसा कभी कांग्रेस के लिए रहा हो, ये संभव हो पाया, तो उसमें निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान हेमंत बिस्वा शर्मा का है। और इसलिए आज जो अलायंस पार्टनर अन्य प्रदेशों में भी हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। अभी आप ओम प्रकाश राजभर को देख रहे थे, वो भी उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि अलायंस पार्टनर हैं। दत्ता जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, घटक दल को जिस तरह का सम्मान दिया गया है, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के टेनियर शुरू होने के बाद ही उसके बाद ये सम्मान मिला है। या फिर आप अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को आप अगर याद करेंगे तो 24 पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार थी, तो अलायंस को लेके कैसे चलना है वो बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है। कांग्रेस अभी तक वो चीज़ को सीख नहीं पाया है। अब मैं दोबारा फिर आसाम पे ही आ जाता हूँ। आसाम की अगर आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं 3-4 पॉइंटर के हिसाब से आसाम की एथनिक आइडेंटिटी बता देता हूं। एक तो है कि आसाम मतलब भूत जोलोकिया, यानी कि नागा मिर्ची। फिर आसाम मतलब टेंगा मास, यानी कि लौकी की प्रिपरेशन खट्टे वे में मछली के साथ। फिर आसाम की आइडेंटिटी मतलब बिहू डांस। बिहू डांस के बिना आसाम को डिफाइन ही नहीं कर सकते। चौथा है सावली पीठा, यानी कि चावल का जो पीठा है, या फिर तिल पीठा। सो ये तमाम जितने सारी चीजें हैं ये आसाम को दर्शाता है। आसाम जो है हिस्टोरिकली महाभारत काल से प्राग ज्योतिषा कहा जाता था, या और उसकी कैपिटल थी प्राग ज्योतिषपुर। ज्योतिषपुर फिर बना, नाम उसका हुआ फिर तीसपुर से दिशपुर। तो ये सच्चाई है। ये कहीं ना कहीं पे आसाम जो है वो शक्तिपीठ का केंद्र रहा है, तांत्रिक शक्तिज्म जो है, और माँ कामाख्या जीता जागता लिविंग गॉडेस है, वहाँ की 10 महाविद्या का केंद्र है। और उसके साथ साथ आप अगर उठा के देखेंगे तो हंकर देव, माधव देव, उनकी जो एक चैतन्य महाप्रभु वाला जो एक कल्ट है ना भगवान किशन जी का, वो भी कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा कि असली पिक्चर 31 में बाकी है। मैं तो मामा को कहूँगा, दादा 31 आमार एटाओ बांग्लादेशी मिया ने लागे। We don't want a single बांग्लादेशी मिया in Assam by 2031। और इसके पीछे कारण है, आप जब गुवाहाटी से जब आप नलबारी की तरफ जब जाते हैं, वो जो हाईवे है वहां पे एक विशाल दरवाजा है, एक गेट है, वो कहीं ना कहीं पे दर्शाता है बुरंजी वाला जो इतिहास है, जो शत्रप वाला इतिहास है असम का, वो दर्शाता है। पर आज नलबारी में हथरप संस्कृति कहाँ पे है? नहीं है।
बरपेटा पे कहां पे है? नहीं है। धुबरी पे कहां पे है? ये तमाम जितने सारे घुसपैठी है, इन लोगों ने स्थानीय संस्कृति को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। तो उस चीज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे जुझारू नेता की बहुत आवश्यकता थी, जो मैं समझता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा जी और ने हिमंता बहुत अच्छी उतनी तरह से एग्रेशन के साथ इन मुद्दों को किया। उठाते हैं। जब असम के चुनाव के बारे में राहुल जी में पढ़ रही थी, तो ये बात भी जरूर चर्चा कर लेनी चाहिए कि ऐसा एकमात्र राज्य है या ऐसा पहली बार है जब किसी सरकार के सारे मंत्री इन चुनावों में जीत कर आए। यानी कुछ काम तो असम में बहुत अच्छे सरकार ने किए होंगे, जनता वाकई में खुश होगी, जिसकी वजह से जितने भी मंत्री चुनावी मैदान में उतरे वो चुनाव जीतकर दोबारा से विधानसभा पहुंच रहे हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन अच्छा है, काम अच्छा है, तो नेचुरली जनता पसंद करती है। अभी नलबाड़ी इलाके का जो है जिक्र हो रहा था, मैं बहुत साल पहले, लगभग 25-26 साल पहले वहाँ गया था। और नलबाड़ी एक ऐसा इलाका है कि आप खेत पार करो तो आप बांग्लादेश में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा इलाका हुआ करता था और वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होता था। उस समय उल्फा का बहुत ज़्यादा जोर था और बाकी सब चीज़ें थी, तो मुश्किल होता था वहाँ जाना। और तब जो है जो संसाधन थे जाने के, वो भी मुश्किल से मिलते थे। सर, धुबरी की बात करिए। धुबरी के रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति थी? आप डायरेक्ट वहां पर उतरना मुश्किल होता था? बिल्कुल। और असम में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। जैसे मतलब अब ये बात करें कि वहाँ पर ये बोला जाता है कि बाहर से जो लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर से मारवाड़ी जो लोग हैं, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ लोकल लोगों के साथ। बोडो का अलग कॉन्फ्लिक्ट था, अपर असम और लोअर असम का अलग कॉन्फ्लिक्ट था। तो एक हिंदुत्व की जो राजनीति रही है, उसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म भी हुए हैं वहाँ पर, कम हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट कम हुए हैं। और इसका असर जो है नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी आपको दिखाई देता है। अभी बात हो रही थी कि ऐसे तो 4 राज्य सीधे हैं जिसमें बीजेपी की सरकारें हैं, 2 राज्य हैं जहाँ पे कोलिशन सरकारें हैं, और आप बात कर सकते हैं 2 ऐसे राज्य बचे हैं जहाँ पर अब बीजेपी की सरकार नहीं है, और वो उसके भी अलग अलग कारण हैं जिसके कारण वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जो सर्ज है, उसमें बाहर से आए नेताओं का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं या बाकी नेता जो बीजेपी में शामिल हुए, उसका एक बहुत बड़ा रोल जो है बीजेपी को वहां आगे बढ़ाने में। नहीं, कांग्रेस को मलाल तो होगा ना इस पर कि हमारे जो चेहरे जो हमारे लिए काम कर सकते थे, काश वक्त रहते अगर उनकी हम सुनते तो शायद वो हमारे साथ होते। हिमंता की चर्चा हम भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कर रहे हैं, तब हम कांग्रेस की मजबूती की बात कर रहे होते। बिल्कुल, बात सही है। कांग्रेस अपने घर को संजो के नहीं रख पाई है, अपने घर को एक साथ नहीं रख पाई, ये तो साफ बात है। कांग्रेस से जिस तरह से एबल जो नेता हैं वो निकल के दूसरे दलों में गए हैं और खासतौर से बीजेपी में गए हैं, उससे बीजेपी को फायदा ही हुआ है। और अलग अलग जगह पे ये भी बात सही है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना कि कहां पर उनकी स्ट्रेंथ ऐसी नहीं है जहां पर वो अपने संगठन के साथ जीत हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने बाकी संगठनों से उन नेताओं को लिया। देवेंद्र, स्ट्रेंथ की ही बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जहां लगा कि उनका अपना चेहरा इतना मजबूत है कि वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या बीजेपी के दम पर जीत आ सकती है, वहां पर उनका चेहरा था। लेकिन जिन राज्यों में लगा कि हमें अब एक ऐसा नेतृत्व यहां पर खड़ा करना होगा, अगर हमारे पास नहीं तो आयात करना होगा, तो वो भी करके देखा। गोवा के सीएम को भी हम देख रहे हैं। लेकिन बात हिमंता की हो रही है, बात शुभेंदु अधिकारी की हो रही है। तो जहां बीजेपी को राजनीतिक रूप से, टैक्टिकल रूप से जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो करनी चाहिए वो बीजेपी करते नजर आती है। उसमें कई बार तो वैसे नैरेटिव का भी ध्यान नहीं रखती कि ये बैकफायर भी कर सकता है। मतलब ये कि जिन नेताओं के खिलाफ बीजेपी के नेता खुलकर आरोप लगा चुके हों, अगर उन्हीं नेता को बीजेपी में लेना हो फिर से, तो उस बात को लेकर बीजेपी कोई बहुत ज्यादा परवाह नहीं करती। उनको ये भरोसा रहता है कि जो सबसे बड़ा चेहरा है वो इतना क्रेडिबल चेहरा है कि उसके सहारे फिर नैरेटिव को लेकर काउंटर किया जा सकता है। और हेमंत बिस्व शर्मा के केस में देखें मीनाक्षी, तो ये शुरू से अगर उनकी एक लाइन को अगर आप देखें तो एक धारा समझ में आएगी, और जो पर्सनालिटी आज हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड उनका बताता है कि वो पर्सनालिटी क्यों है। जैसे उनके पिताजी कैलाश नाथ मिश्रा, वो एक बड़ा नाम थे, कैलाश शर्मा एक बड़ा नाम थे, असम के साहित्यकार और कवि थे। उनकी माताजी भी साहित्य और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। तो वो एक इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास जो था इनबिल्ट उनके अंदर आया। उसके बाद आंसू यानी कि असम स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स से वो जुड़े। वहाँ पर भाषाई आइडेंटिटी, असम के रीजनल महत्व उसका किस रूप में होना चाहिए, और असम की कला संस्कृति, इन सारी चीज़ों को लेकर उनके अंदर एक गहरी चेतना आई, वो भाषा आई, उसी को आज तक बरकरार रखते हैं। और तीसरी चीज अगर आपको दिलचस्प लगेगा कि जब वो पीएचडी कर रहे थे तो उनके पीएचडी का टॉपिक ही था, पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने पढ़ाई की थी, और उसमें जब पीएचडी कर रहे थे तो टॉपिक था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का
फंक्शनिंग कैसा है और कैसा होना चाहिए। तो आप समझ सकती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में एक बिल्कुल लीडर देवेंद्र, के इस तौर पर हम पर आगे चर्चा करेंगे, बस सुनवा देते हैं इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं। आसाम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के कारण हमारा जो उत्तर प्रदेश है 25 करोड़ लोग हैं वह भी खुशी से झूम रहे हैं। आसाम भी, नॉर्थ ईस्ट भी एकदम आनंद मग्न है। तीसरी बार हेमंत बिस्वा जी के अगुवाई में ये जो सरकार बनने जा रही है, ये एक संदेश है कि भाजपा जहां एक बार आती है वहां बार बार आती है और उसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और श्री हेमंत जी के अगुवाई में आसाम का सर्वांगीण विकास, गरीब कल्याण सबके लिए। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। अब देखिए अगला चैलेंज जो भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो उत्तर प्रदेश का ही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अब इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त अखिलेश यादव की भी नजर इन सभी राज्यों का जो नतीजा आया है और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड सामने आया है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जहां मजबूत होती हुई दिखाई दी है, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन बात हिमंता बिस्वा शर्मा की आज सबसे पहले 11:40 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। असम में बीजेपी की लगातार ये तीसरी बार सरकार है और दूसरी बार हिमंता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 10 मई 2021 को पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कांग्रेस पार्टी से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और हिमंता 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उसके पीछे वाले वो जो डॉग कंट्रोवर्सी है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे दर्शक जानते हैं 2001 में पहली बार वो विधायक बने और 2002 में पहली बार उन्हें मंत्री बनाया गया था। लगातार 2 बार जो सीएम रहे उनके ये रिकॉर्ड में है। अब ये देखिए, ये भी एक दिलचस्प रिकॉर्ड है। आज शपथ ग्रहण समारोह में जो हिमंता के अलावा 4 और चेहरे आपको दिखाई देंगे, उनमें है रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, अजंता नियोग और चरण बोरो। ये वो 4 चेहरे हैं जो आज शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो टीम हिमंता की बात कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शपथ लेने के साथ साथ पहली कैबिनेट बैठक होगी और उस पहली कैबिनेट बैठक में अब क्या फैसला लिया जा सकता है, महिलाओं से किया गया उनका वादा इसमें क्या शामिल होगा। असम गण परिषद के अध्यक्ष के तौर पर अतुल बोरा रहे हैं। टीम हिमंता में कौन कौन है, उन चेहरों में सबसे पहला नाम अतुल बोरा की हम बात कर रहे हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष हैं अतुल बोरा। बोकोखात से तीसरी बार वो जीत कर आए हैं। बीजेपी की दोनों सरकारों में वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। अतुल बोरा आंदोलन के बाद राजनीति में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और उसके बाद आप जान रहे हैं लगातार वो इसमें कामयाब होते चले गए हैं। तो एक नाम अतुल बोरा का, अगला नाम भी जरा इस कैबिनेट का आपके सामने रख देते हैं, लेकिन पहले बात अतुल बोरा की हो जाए और दूसरा नाम है चरण बोरो का, जो इस वक्त आपके सामने है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता हैं। पिछली बार सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल, देखिए ये तो हिमंता की कैबिनेट का स्वरूप है और जैसा अभी हम आपको बता रहे हैं कि आज पहली ही कैबिनेट की बैठक होगी, यानी सरकार का आगे काम क्या है, सरकार असम को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है, उस पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। लेकिन देवेंद्र, केशव प्रसाद मौर्य की बात को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक स्टेट में जीतती है तो अगली बार जीत की उसकी संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, या ऐसे इस तरीके से कहूं कि प्रो इनकम्बेंसी का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी जानती है कैसे क्रैक करना है। बिल्कुल प्राची, और इस बात को हम लोग पहले भी बार बार कहते रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि हमें सिर्फ एक बार कोई अगर पांव रखने की जगह किसी पॉलिटिकल लैंडस्केप में मिल जाए तो फिर वहां बैठना कैसे है, लेटना कैसे है और लंबे समय तक बार बार कैसे लेटते रहना है, उतनी जगह हम लोग बहुत आसानी से बना लेते हैं अपने संगठन, अपने गवर्नेंस के दम पर। और ये बीजेपी ये दिखाती है कि, और बीजेपी की सरकारों के बारे में ये सबसे बड़ी खासियत आप कह सकती हैं वो ये कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ये बहुत हद तक अधिकांश राज्यों में न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। कुछ राज्य जैसे अभी जरूर ऐसे रहेंगे कि जहां पर बहुत ज्यादा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर चर्चा नहीं होती, लेकिन अधिकांश राज्य जरूर ऐसे होते हैं कि अपनी डिलीवरी के मैकेनिज्म के दम पर बीजेपी उस काम को कर लेती है। उसमें स्टेट यूनिट का भी रोल रहता है और सेंट्रल लीडरशिप का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसके चलते चुनाव दर चुनाव इस प्रकार से जो सक्सेस रेट देखें तो वो एक तरह से आप कहें कि चमत्कारिक और ऐतिहासिक नजर आता है। प्राची, तो शपथ ग्रहण से पहले एजीपी चीफ अतुल बोरा का बयान भी सामने आया है। अतुल बोरा ने कहा है कि अगले 5 साल असम के लिए गोल्डन पीरियड साबित होने जा रहा है। असम की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश दिया है, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
एनडीए ने हैट्रिक किया है, आप जानते हैं, और हमारे आदरणीय सीएम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का नेतृत्व में लास्ट 5 साल जिस ढंग से काम किया था, लोगों ने भारी बहुमत दिया है। मैं हिमंत बिश्व शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन में, अमित शाह जी का मार्गदर्शन में यहाँ पे जितना काम हुई है एनडीए गवर्नमेंट का टाइम, स्पेशली लास्ट 5 इयर्स, तो पहले कभी नहीं हुआ था इंडिपेंडेंस का बाद। तो इसलिए लोग खुश है। आज स्टेट का कोनों से आज लोग आ रहा है। अभी तो फील्ड पूरी भर्ती हो गया है, मैंने सुना, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ अगली 5 साल हमारे लिए ये तो गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि इतना ही कम होगा, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बढ़ गया है। हिमंता के शपथ के लिए गुवाहाटी पहुंचे बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी जीत में असम के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए जो काम असम और त्रिपुरा में हुआ है, वही काम अब बंगाल में भी होगा। बंगाल का चुनाव में जो भाजपा का इतना बड़ा शानदार जीत मोदी जी का नेतृत्व में हुआ है, उसमें असम का जनता और बीजेपी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का नेतृत्व में वो लोग भी बहुत कोऑपरेशन किया। मैं आभारी हूँ। आने वाला दिन में उड़ीसा, बिहार, असम, त्रिपुरा, हम सब एक साथ, सिक्किम, जो मोदी जी का जो स्वप्न है पूर्वोदय का विकास, उसके एक साथ काम करूंगा। हेमंत जी मेरा बड़ा भाई है, मेरा साथ बहुत अच्छा रिलेशन बहुत दिन से है। वो मुझे बहुत मदद करता है, एक साथ काम करता हूँ। उनको देख के भी बहुत सीखना है। रात 1 बजे 1:30 बजे खुद सीएम ने फोन पकड़ता है, रिस्पॉन्स करता है, और इतना डाउन टू अर्थ है। इसलिए हेमंत जी का आने वाला दिन को बड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो एक्सपीरियंस में मैं काम में लगाऊंगा। राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। सबके लिए बहुत सुखद दिन है। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हेमंता दा की मेहनत है, जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया, और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया, मोदी जी की सरकार को दिया। हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को, जिन्होंने विकास किया। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है। महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है, आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में। अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ, उनका सम्मान किसके साथ रहने में है, तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया, उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए। तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं। ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, क्या मांगा? पूरे देश के लिए सुख और शांति, हमारा देश आगे बढ़े, मोदी जी के नेतृत्व में हम सब आगे बढ़े। पीएम ने जो अपील की है वेस्ट एशिया को लेकर, उसको दिल्ली सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है? देखिए, हम ऑलरेडी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं। हमारी ईवी पॉलिसी होकर के हम खड़े रहें, और इस एकजुट होने में ही देश की भलाई है, हम सबकी भलाई है। बहुत बधाई देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि जिस तेज गति से पिछले 5 सालों में यहाँ अनवरत रूप से काम हुआ है, लगातार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। आगे भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस प्रकार से डबल इंजन की सरकारें एक नया कीर्तिमान विकास का, सुशासन का बना रही हैं।
असम की सरकार उसको और ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ाने स्तर पर जो भी चल रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है, उत्तराखंड सरकार उसे कैसे देखती है? देखिए, ये अपील पूरे देश के लिए है और वैश्विक संकट है, ऐसे समय में हम सभी को अपने अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र प्रथम की भावना अपने मन में जगाकर उस भावना को प्रकटीकरण के रूप में व्यवहार में लाना होगा। तभी जिस प्रकार से हमने महामारी के समय में, कोरोना के समय में काम किया था, उसी समय इस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है, उत्तराखंड के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती चली जा रही है, ये जनता का वो विश्वास है जो बीजेपी के लिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इसमें बात थोड़ी क्राइसिस की भी आई, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से प्राची पूछ ली गई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं उसे लेकर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भावना के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री के उस 7 जो चेतावनियां उन्होंने दी हैं या जो 7 सतर्कता बरतने की उन्होंने बातें कही हैं, विपक्ष उसे मुद्दा बना रहा है, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि क्या इन्हीं चुनावों का इंतजार किया जा रहा था जहां सरकार बन रही है, जहां बीजेपी जश्न मना रही है, जहां उत्साह से लबरेज उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्या इन्हीं चुनावों का इंतजार किया जा रहा था? जो जनता के ऊपर बोझ डालने वाला काम थोड़ा डिले कर दिया गया और क्या जनता के ऊपर बोझ डाला जाएगा? खरी बात तो राजनीतिक है, लेकिन बात अगर असम की एक बार फिर से कर लें, यहाँ के चेहरों की एक बार अगर फिर से कर लें, तो ये बात तय है कि असम में जिस तरीके का मैजिक हिमंता ने दिखाया है या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूरे संगठन ने काम किया है, उससे एक बात तो तय है कि बीजेपी जहां अपने डेवलपमेंट के काम को करती है, अपनी विचारधारा को आगे रखती है, वहां इसी तरीके की जीत मिलती है। और यहां बात कांग्रेस की कर लेना भी जरूरी है। अमिताभ जी, एक ऐसा स्टेट जहां कांग्रेस को उम्मीद रही शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेट ऐसा लूज हुआ कि जो सीएम पद के दावेदार रहे वो अपने आप को नहीं जिता पाए। नहीं, एसेंशियली क्या हुआ कि वहां पर जो काम कर रहे थे भाई साहब भूपेन बोरा जी, उनको रिप्लेस कर दिया गया और गौरव गोगोई को बनाया गया। अब गौरव गोगोई की तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डेप्यूटी लीडर लोकसभा है, बहुत सारे मोशंस पे वो ओपन करते हैं स्पीच, तो आधे टाइम वो यहाँ थे, आधे टाइम यहाँ थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग धीरे धीरे खिसक करके जाने लगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरा आसाम घूमते इस बार चुनाव में, तो ये एक परसेप्शन बन चुका था कि कांग्रेस पार्टी या गौरव गोगोई 2031 के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, 2026 का नहीं, क्योंकि आपको लार्जली कांग्रेस जो है वो मिसिंग फ्रॉम द ग्राउंड दिखता था। तीसरी बात है कि विपक्ष का आज काम हो गया है कि भाई हम अपोज करें, अपोज तो करना ही है, बट ऑल्टरनेटिव विजन क्या है आसाम का, उसके ऊपर कोई ठोस उनका कोई विजन नहीं था। और जो जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने इनको घुसपैठियों के मामले में फंसाया, उससे क्या हुआ कि ये पार्टी जो है वो बंगाली मुस्लिम्स पार्टी बन गई या एंटी हिंदू पार्टी बन गई, क्योंकि जो 19 एमएलए जीत के आए हैं, आई थिंक आपने कल आंकड़ा बताया था, उसमें से 18 तो मुस्लिम जीत के आए हैं और सिर्फ एक हिंदू जीत के आया, और वो 18 के 18 लार्जली जो है वो मुझे लगता है कि लोअर आसाम और बाराक वैली में शायद एक आधा कोई सीट होगी, वो जीत करके आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर थी ही नहीं, वो चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। अगर ये सेंटिमेंट भी जनता के अंदर चला गया है कि ये जो भी ऑपोजिशन पार्टी है वो लार्जली मुस्लिम्स के लिए काम करने वाली पार्टी है और वो हिंदुओं के लिए काम उस तरह से नहीं करती या उनके विचारधारा में वहां पर इस पे राजकुमार जी आपका क्या चेक है? ये तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, सबके सामने मुश्किल एक ही है कि वो ये लड़ाई कैसे लड़े जहां उसको पहले ही ठहरा दिया गया है वो मुस्लिमों के लिए काम करने वाली पार्टी है। देखिए, अगर ये आंकड़ा तो यही कह रहा है कि अगर 19 में से 18 आपके मुस्लिम एमएलए जीत के आए हैं तो वो टैग मजबूती से आपके साथ लगता है। और सिर्फ कांग्रेस पर नहीं है, जितने गैर भाजपा दल हैं उन सब पर एक टैग लगा हुआ है कि माइनॉरिटी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। तो पहली लड़ाई तो उनको लड़नी है कि इस टैग को अपने से हटाएं। वो हटाना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी राजनीति वो भी चला जाएगा, वो आपकी राजनीति दशकों से वही रही है, तो जो आपके हाथ में आप उसको छोड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, जो असम की अगर पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, देखिए एक तस्वीर सर दिखा देते हैं क्योंकि हिमंता पहुंच गए हैं, ये लाइव तस्वीर है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में आप उन्हें असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह का भी इंतजार किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के तो बयान लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। और इसी के बीच में बात हो रही है उस टैग की, जिस टैग की वजह से विपक्ष अब तक तो कामयाबी हासिल करता ही आ रहा था ना। ये तो पिक्चर बदल गई है 2014 से, जब हिंदुत्व की इमेज, बहुसंख्यक पॉलिटिक्स वाली जो एक ट्रेंड की शुरुआत हुई है। देखिए, ये बहुत गारंटेड फार्मूला था पावर में आने का कि माइनॉरिटी वोट बैंक प्लस जो कास्ट लाइन पे हिंदू कम्युनिटी में डिवीजन है, उसमें से कोई एक बड़ा कम्युनिटी का लीडर आता था। जैसे यूपी में मुलायम सिंह यादव आ गए। हालांकि बीएसपी का ओरिजिन कुछ अलग है, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक आ गया और माइनॉरिटी मिल गया। बिहार में वही एम/बाई फैक्टर बना, तो तब आसान था। लेकिन 2014 के बाद कोशिश तो बीजेपी ने शुरू कर दी थी 90 के साथ ही, जब मंडल और कमंडल का डिवीजन हुआ। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी को बड़े पैमाने पर सफलता मिली कि जो मंडल से डिवाइडेड कास्ट थी हिंदू की, उसको भी मंडल को कमंडल में समाहित कर ले। तो उसके चलते इन सारी रीजनल पार्टीज की जो माइनॉरिटी वोट बैंक के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और टैग इतना मजबूती से लग गया है कि उसको हटाएंगे तो जो आपके पैरों के नीचे जमीन है वो भी चली जाएगी। लेकिन वो जमीन जा रही है, उस जमीन पर खड़े होकर के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। आप असम में देख लें, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की सीटें बढ़ती नहीं है, 10 घट जाती हैं, वोट परसेंटेज घट जाता है। और हेमंता की बात कर रहे थे हम लोग, असम में बीजेपी बहुत पहले से है, आरएसएस और भी पहले से है। लेकिन ये पहली बार हुआ कि बीजेपी को अकेले दम बहुमत मिला है। कुल 89 सीटों पर लड़ी 126 में से बीजेपी, बाकी एलाइज लड़ रहे थे और 82 सीटें जीतती है। 92% का स्ट्राइक रेट है। आपको याद नहीं पड़ेगा, जैसा आपने जिक्र किया कि तमिलनाडु में स्टालिन हार जाते हैं, उनके 1 दर्जन मंत्री हार जाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता हार जाती है, उनके 1 दर्जन मंत्री हार जाते हैं। असम में सारे मंत्री चुनाव जीत जाते हैं। तो एक बड़ी लकीर तो हेमंता ने खींची है। लेकिन उस लकीर में एक सच्चाई और भी है, वो 2 फ्रंट पर काम करते हैं। एक अपनी लकीर लंबी करते हैं, दूसरी विरोधी की लकीर मिटाते भी हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2023 में परिसीमन होता है असम में, और परिसीमन इस तरह से होता है कि मुस्लिम बहुल सीटें जिनकी संख्या 41 होती थी घट के 26 रह जाती है। ठीक। तो राजनीति कई मोर्चों पर करनी पड़ती है, और कांग्रेस या बाकी अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनको राजनीति की नई परिभाषा, सर, और ये जो नए टैग तेवर का सीखने जिक्र आप पड़ेंगे। कर रहे हैं ना, ये जो टैग का आप जिक्र कर रहे हैं, ये टैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी नैरेटिव सेट करती है इसलिए लगता है। उनके जो अपने हैं वो भी यही टैग लगा रहे हैं। असम की ही अगर मैं बात कर लूं, कांग्रेस के जो पूर्व सहयोगी रहे बदरुद्दीन अजमल, जब नतीजे आए तो उन्होंने भी खुलकर कहा कि मुझे दुख है इस बात का, मुझे बड़ा बेकार लग रहा है ये बात देखकर कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं बस एक को छोड़कर सारे मुस्लिम जीत कर आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी पार्टी हो गई है। तो ये बदरुद्दीन अजमल ने खुद कहा, और उन्होंने बड़ा दुख भी जताया इस पर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी पार्टी हो गई है। अब ये टैग तो अपने ही लगा रहे हैं ना अजीत जी। ये अपने कर्मों से है, किसी ने लगाया नहीं है। आप खाली कांग्रेस मत देखिए, आप असम की विधानसभा देखिए, ये 15वीं विधानसभा देखिए। एक तरफ जो सत्ता पक्ष बैठेगा उधर एक भी मुस्लिम विधायक नहीं होगा, और 102 हिंदू विधायक बैठेंगे, और दूसरी तरफ जो विपक्ष बैठेगा उसमें सिर्फ 2 हिंदू विधायक बैठेंगे, सिर्फ 2 हिंदू विधायक। पूरा अपोजिशन जो है वो 24 का है, इसमें 22 मुस्लिम विधायक है। कांग्रेस के 18, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के 2, अखिल गोगोई के रायजोर दल के 2 में से 1, और ममता बनर्जी की पार्टी का इकलौता विधायक। ये 22 जो है वहां मुस्लिम विधायक बैठेंगे अपोजिशन में। ये बिना कहे, मतलब ये अभी को तो ये लग रहा, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आगे भी जीतती रहेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिना कहे ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात थी अंग्रेजों के जमाने में, आप उस तरह की स्थिति बन रही है वहाँ। सेपरेट इलेक्टोरेट जो एक साजिश के तहत मार्ले मिंटो ने पहले किया था, और दोबारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिफॉर्म्स आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और 1919, ये दोनों आप वो देखिए, ये आए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि मुसलमान और दलित को हम, और दिया भी गया था। हम लोग के यहाँ तो 1946 तक प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट पर, जहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान अलग मुसलमान वोट करेगा, 2 वोट करेगा, एक मुस्लिम कैंडिडेट के लिए, एक बाकी नॉर्मल सामान्य कैंडिडेट के लिए। दलित ऐसे करते थे, 2 चुनाव में ऐसा हुआ आजादी के बाद भी। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो एक बात थी, उस तरह की स्थिति वहां दिखने लगी है।
और ये स्थिति आप बंगाल को देखिए, थोड़ा इसको फैलाइए। बंगाल में 42.5% विधायक ममता बनर्जी के मुसलमान हैं, और उसमें बाकी जोड़ लीजिए, कांग्रेस के दोनों मुस्लिम हैं, उसके बाद एक और जो अतिरिक्त है वो भी मुस्लिम है। तो ये वहां अपोजिशन का देखिए, वहां भी क्या है, 202 सत्ता पक्ष बैठेगा, वहां नॉन मुस्लिम होगा, एक भी मुसलमान नहीं होगा, वहां सारे हिंदू होंगे, और अपोजिशन में आधे से ज्यादा मुसलमान होंगे बंगाल में भी। आप इसमें कुछ ऐड करें फिर देवेंद्र के पास। जी, मुझे याद आता है लॉर्ड कर्जन की वो बयान जब उन्होंने बंगाल के विभाजन के बाद कहा था डिवाइड इम्पेरा, लैटिन शब्द है, यानी कि डिवाइड एंड रूल, और वही राजनीति को कांग्रेस लेके गई है। आज़ादी के बाद जब पहला सेंसस हुआ 1951 का, बंटवारा के बाद, आसाम का मुस्लिम पॉपुलेशन था 7%, 7%, और जब तरुण गोगोई जब छोड़ के गए, उस दौरान आसाम में मुस्लिमों की संख्या लगभग 40% हो गया। गौरव गोगोई से तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आपके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट पे ऑन रिकॉर्ड कहा था आसाम को लेके कि मोर अहमद एटाओ मियाँ बांग्लादेशी नाई, यानी कि मेरे आसाम में एक भी मियाँ बांग्लादेशी नहीं है। IMDT एक्ट जो एक स्पेशल प्रावधान है जो भारत सरकार ने दे के रखा है, जिसके माध्यम से फॉरेनर्स को डिटेक्ट किया जाता है, कांग्रेस की सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपनाई थी उसको धूमिल करने के लिए या फिर उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो सवाल तो आपसे उठेगा, गौरव गोगोई जी जब इतना तामझाम की राजनीति करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम चीजें जो सार्वजनिक हुआ है, उनके मिसेस के ऊपर आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान से फंडिंग लेते हैं और कहीं ना कहीं पे उनके नागरिकता पे भी प्रश्न चिन्ह है। तो नेचुरल है कि इस तरह के राजनीति जब आप करोगे तो आपको तो ऐसा दुर्दशा का सामना करना ही पड़ेगा। देवेंद्र, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। अब ये जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स की जो बात हुई, उसका एक चेहरा है जो अभी दत्ता जी ने बताया, और एक रियलिटी है जो अब विधानसभाओं में दिखाई देगी, वो असम में भी दिखाई देगी, वो पश्चिम बंगाल में भी दिखाई देगी। हार्श रियलिटी है, पर जो सच है वो सच है, वो सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, उसी में एक कड़ी जोड़ लीजिए। जैसे उदयनिधि स्टालिन ने आज फिर से कहा है कि सनातन को इरेडिकेट यानी कि खत्म करना चाहिए, खत्म करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक राजनीतिक दल इस तरह का नैरेटिव चला रहा हो, तो जो दूसरा राजनीतिक दल है जो सनातन को बचाने की बात करता है, उसकी वकालत करता है, उसकी हिमायत करते हुए उसकी अच्छी चीज़ें बताता है, तो जो बहुसंख्यक आबादी जो कि सनातन धर्म के अनुयायी है, वो अपने आप उसके साथ जुड़ना पसंद करेगी और जुड़ेगी। और तीसरी तरफ वो दल होंगे जो कि इस पर चुप्पी साध लेंगे, उसमें कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर वो कैसे संभव है कि आपके ऊपर वो टैग ना लगे कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो और एक धर्म विशेष के बारे में बात होती है तो बोलते हो, और अगर सनातन धर्म या हिंदू धर्म को लेकर कुछ कहा जाए तो फिर खिलाफ कहा जाए तो आप उसकी आलोचना भी नहीं करते, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते। तो इस तरह की पॉलिटिक्स निश्चित तौर पर अपोजिशन जब वो फर्टाइल लैंड देता है तो उसका बीजेपी उस रूप में इस्तेमाल करती है उन सारे नैरेटिव्स को देके। असल चीज ये होता है कि क्या जनता उस सेंटिमेंट से इको कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। और असम के संदर्भ में अगर आप देखें या बंगाल के संदर्भ में भी आप देखें तो बीजेपी ने उन्हीं सारे इश्यूज को उठाया जो कि सीधे सीधे जनता जिससे कनेक्ट होती थी, और ये इसका एक पहलू था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक इशू था। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा की खासियत के हिसाब से आप देखें तो उस तरह का इलेक्शन मैनेजर, सोशल मीडिया की समझ रखने वाला, ट्रेडिशनल मीडिया में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखती होंगी खुद आकर वो करते हैं। गौरव गोगोई के ऊपर जब उन्होंने आरोप लगाया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था तकरीबन 2.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुख्यमंत्री कर रहे हैं जिसमें तमाम तकनीकी बातें थी, लेकिन उन सारी तकनीकी बातों के लिए किसी और से बुलवाने के बजाय लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली जो सिचुएशन रहती है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने रखी और उन सब चीजों का व्याख्या किया। तो कुल मिलाकर एक बड़े नेता के तौर पर जब इन सारे नैरेटिव के सारे हेमंत चलते हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही मिला था। और देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि मंच की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी की पूरी लीडरशिप इस वक्त मंच पर मौजूद है, वो लीडरशिप जिसके बारे में हम यही चर्चा कर रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी जैसे शब्द को गढ़ना, उस फॉर्मूले को क्रैक करना और अपनी सरकारों को रिपीट करना, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि में जुड़ गया है। असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और हिमंता दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं असम के। थोड़ी ही देर में यानी कुछ ही मिनटों में हिमंता का जो शपथ ग्रहण होगा, यानी हिमंता मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे।